हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिस इज किशोर। दिन भर की बड़ी खबर में बिना देरी के आपको सबसे पहले बताएंगे, जहां जम्मू कश्मीर में अफस्पा हटने की सुगबुगाहट के बीच इन दो राज्यों में और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया कानून। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अफस्पा हटाने के बीच उल्टा इन दो राज्यों में कानून को बढ़ाया गया है। बताएंगे वो कौन से दो राज्य और क्यों ये बड़ा कदम उठाया गया। साथ ही साथ चीन से सीमा विवाद के बीच थल सेना प्रमुख ने सबसे बड़ा बयान दिया है। साथ ही कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो का निज्जर हत्याकांड पर नया बयान। इस बार भारत पर बदले जस्टिन ट्रूडो के सुर। जी हां, साथ ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से मौत। साथ ही फिर एक बार 5 स्कूलों में लग सकता है ताला। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना पीपीएफ पर सबसे बड़ा अपडेट। 1 अप्रैल से होने वाले हैं तगड़े वाले बदलाव। सारी जानकारी आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा आराम से। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का आप दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां जम्मू कश्मीर में अफस्पा हटने की सुगबुगाहट के बीच इन दो राज्यों में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया कानून। जी हां, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में अफस्पा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया अधिसूचना। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद दोनों राज्यों के कुछ जिलों में अफस्पा 1 अप्रैल से अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह जानकारी अधिकारियों ने गुरुवार यानी 28 मार्च को दी। अफस्पा को अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों और नागालैंड के 8 जिलों और कुछ अन्य क्षेत्रों में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इस अधिनियम के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिलते हैं। यह अशांत क्षेत्रों में लगाया जाता है। अधिकारी ने कहा कि केंद्र ने नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया है। अफस्पा सेना, अर्धसैनिक और अन्य सुरक्षा बलों को बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के साथ ही बिना वारंट के परिसर में प्रवेश करने या तलाशी लेने के साथ साथ कुछ अन्य कार्रवाई करने का अधिकार देता है। दोस्तों आपको बता दें, परसों ही आपने हमारी खबर देखी होगी, जहां पर आपको हमने बताया था कि ये अफस्पा कानून जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार कभी भी किसी भी वक्त हटा सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ ऐसा बयान दिया था जिससे क्लियर लग रहा था कुछ आने वाले समय में जम्मू कश्मीर से अफस्पा कानून जरूर हटाया जाएगा। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि अरुणाचल और नागालैंड में और 6 महीने के लिए अफस्पा कानून बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट खबर बता दें, चीन से सीमा विवाद के बीच थल सेना प्रमुख का सबसे बड़ा बयान। कहा, हमारी सैन्य तैयारियां बहुत ऊंचे दर्जे की हैं। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ करीब 4 साल से जारी सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना की तैयारियों का स्तर बहुत ऊंचे दर्जे का है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेना सीमा से जुड़े घटनाक्रम पर करीबी से नजर रख रही है। टाइम्स नाउ समिट में एक सामूहिक परिचर्चा के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में जनरल पांडे जी ने यह भी कहा कि उनका मानना है कि केवल बातचीत के माध्यम से शेष मुद्दों का समाधान निकल सकता है। पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया था। ऐसे में कौन कौन जनरल मनोज पांडे जी की बात का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि वाकई में हमारी सैन्य तैयारियां ऊंचे दर्जे की हैं, और साथ ही साथ कमेंट में इंडियन आर्मी इज द बेस्ट आर्मी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का निज्जर हत्याकांड पर नया बयान। इस बार भारत पर बदले उनके सुर। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड पर बयान दिया। हालांकि इस बार उनके सुर बदले हुए नजर आए। गुरुवार को एक सवाल के जवाब में ट्रूडो ने कहा है कि वे निज्जर की हत्या की जांच में भारत सरकार के साथ रचनात्मक सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रूडो सरकार पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि निज्जर मर्डर केस में वो अपनी जांच पूरी करने के बजाय भारत पर अनर्गल आरोप लगाता रहा है। इस बार ट्रूडो ने कहा कि कनाडाई धरती पर उसी के देश के नागरिक की हत्या ऐसा मामला है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। कनाडा में केबल पब्लिक अफेयर्स चैनल के अनुसार प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया था कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में भारत से कैसा सहयोग मिल रहा है, जबकि उसने खुद भारत पर आरोप मामले में संलिप्तता के आरोप लगाए हैं। ट्रूडो ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कनाडा की धरती पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या एक ऐसी घटना है जिसे हम सभी को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। यानी कि इस बार उनके बयान में भारत को लेकर नरमी देखी गई और क्लियर कहा है कि वो इस मामले में भारत से रचनात्मक सहयोग चाहते हैं। नेक्स्ट खबर बता दें, देश कंगाल भारत से मांग कर खा रहे लेकिन चाइना की BRI नहीं छोड़ेंगे। श्रीलंका आखिर करना क्या चाहता है आपको बता दें। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस देश के हालात इतने खराब हैं कि अनाज से लेकर तेल तक के लिए विदेशों से कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर भारत ने श्रीलंका को वित्तीय मदद ना दी होती तो यह देश अराजकता के कारण बर्बाद हो गया होता। आप और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, श्रीलंका भी जानता है। पिछले साल ही श्रीलंका को डिफॉल्टर भी घोषित किया गया था। इसी आर्थिक संकट के कारण श्रीलंका में भारी जनाक्रोश देखने को भी मिला था। इसी विरोध प्रदर्शनों के कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को देश छोड़कर
छोड़कर भागना पड़ा था। तब बताया गया था कि श्रीलंका के इस हालात के लिए चीनी कर्ज जिम्मेदार था, लेकिन यह देश पुरानी गलतियों से सीखने के बजाय फिर से उसे दोहराने जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल श्रीलंका प्रधानमंत्री दिनेश गनवारडेना इन दिनों चीन के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। जिनपिंग के साथ मुलाकात के वक्त पीएम दिनेश गनवारडेना ने श्रीलंका में पोर्ट सिटी कोलंबो और हम्बनटोटा पोर्ट परियोजनाओं की सराहना की और दोनों देशों के बीच बेल्ट एंड रोड सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। उधर मौका देकर शी जिनपिंग ने भी चाइना और श्रीलंका के पुराने संबंधों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई प्रधानमंत्री का यह बयान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और आगे विकसित करने के लिए दोनों लोगों के मौलिक हितों और आम आकांक्षाओं के अनुरूप है। साथ ही साथ अब ऐसे में इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कि अगली बार अगर चाइना की वजह से श्रीलंका डिफॉल्ट साबित होता है, फिर गर्त में जाता है, तो क्या भारत को उसकी मदद करनी चाहिए अगली बार, या बिल्कुल भी नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर सुझाव दीजिएगा, क्योंकि दुख इस बात का होता है जब भारत एक पड़ोसी धर्म निभाता है लेकिन अगला देश बात पुरानी होती ही अपना रंग दिखाने लगता है। इस पर आपकी जवाब तो बनती है दोस्तों। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, आसमान में दिखी भारत की ताकत, अब थर थर कांपेंगे दुश्मन। तेजस MK-1A ने भरी सफल उड़ान। जी हां, स्वदेशी तेजस MK-1A विमान श्रृंखला के पहले विमान LA-5033 ने गुरुवार को बेंगलुरु के HAL फैसिलिटी से सफलता पूर्वक उड़ान भरी। भू राजनीतिक कारणों से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद HAL विमान के डिजाइन और विकास के साथ साथ इस मील के पत्थर को हासिल करने में कामयाब रहा। भारत के इस कदम से दुश्मन देशों की सिट्टी पिट्टी गुम होने वाली है। तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों की लगातार टेस्टिंग और इन्हें सेना में शामिल किए जाने से देश की सुरक्षा में लगातार इजाफा हो रहा है। जी हाँ, ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को आप लोग ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा फ्यूचरिस्टिक ऑपरेशंस के लिए। अगली खबर बता दें, केवल कांग्रेस खासकर राहुल गांधी जम्मू कश्मीर की पीड़ा को समझ सकते हैं, महबूबा मुफ्ती ने किताब में लिखी ये बात। जी हाँ, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने एक नई किताब में लिखा है कि जम्मू कश्मीर को किस पीड़ा और दुविधा में धकेला गया है उसे केवल कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी ही समझ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा रिक्लेमिंग इंडियाज सोल शीर्षक वाली ये पुस्तक निबंधों का एक संग्रह है जिसका विमोचन शुक्रवार को किया गया। मुफ्ती ने इसमें अपने निबंध में लिखा है कि भारत के विचार को बचाने का रास्ता जम्मू कश्मीर से होकर जाता है, जो अपने आप में लघु भारत है और जहां विभिन्न धर्मों के लोग सदियों से शांतिपूर्ण तरीके से साथ साथ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के हर कोने में लोग थोड़ा बदलाव महसूस कर रहे हैं। अगर कोई इतिहास के पन्ने पलटे तो शायद केवल कांग्रेस, खासकर RG बोले तो राहुल गांधी ही हैं, जो जम्मू कश्मीर के दर्द और दुविधा को समझ सकते हैं। ये बोल दोस्तों महबूबा मुफ्ती ने किताब में लिखा है और उन्होंने राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर की पीड़ा समझने वाला बताया है। बहरहाल आप लोग इस पर क्या जवाब देंगे और आपके हिसाब से वाकई में भारत का पीड़ा हरने वाला, जम्मू कश्मीर का पीड़ा समझने वाला कौन हो सकता है? साथ ही साथ नेक्स्ट खबर आपको बता दें, भारत पहुंचे यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा, क्या जेलेंस्की और पुतिन में शांति कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? बता दें, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा 2 दिवसीय यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। इस दौरान वो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। 7 वर्षों में ये पहली बार है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत का दौरा कर रहे हैं और कुलेबा के लिए ये पहला मौका है। कुलेबा ने कहा है कि वो अपने युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण में भारतीय भागीदारी की मांग करेंगे। विशेष रूप से नई दिल्ली की अपनी यात्रा से पहले यूक्रेनी विदेश मंत्री ने एक ब्रीफिंग में कहा था कि कीव भारत को एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय आवाज के साथ एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है। ये उनके पुराने बयान से बिल्कुल उलट है, जब उन्होंने रूसी तेल के नैतिक रूप से अनुचित आयात का आरोप लगाकर भारत पर हमला बोला था। दोस्तों कुलेबा की ये यात्रा को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि क्या ये भारत के साथ संबंध सुधारने को लेकर बेहतर समय है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही रशिया की राजधानी मॉस्को में आतंकवादी हमला हुआ था और रशिया ने इस हमले के तार यूक्रेन से जोड़े थे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या जेलेंस्की और पुतिन के बीच शांति करा पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी? साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, नेतन्याहू पर भारी पड़ रही हमास से जंग, अब घर पर अपनों ने ही खोल दिया मोर्चा बाहर, अमेरिका भी पीछे पड़ा। जी हाँ, हमास के नामो निशान मिटाने की कसम खाने वाले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जंग में बुरी तरह फंस गए हैं। एक तरफ UNSC ने गाजा शहर में कत्लेआम के खिलाफ संघर्ष विराम का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर इजराइल पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने UNSC प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे इजरायली टॉप लीडरशिप सख्ते में आ गई। अब इजराइल में ही लोगों ने नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनकी मां और रिश्तेदारों ने नेतन्याहू की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन लोगों का कहना है कि वे अब अपने को वापस लाने में चुप नहीं रहने वाले। अभी तक इजरायली अधिकारी चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे चुप नहीं बैठेंगे। तो अब वहीं अमेरिका भी नेतन्याहू के पीछे पड़ चुकी है, क्योंकि अमेरिका की बात मानते दिखाई नहीं दे रहे नेतन्याहू। साथ ही
साथ नेक्स्ट खबर बता दें, अग्निवीर भर्ती योजना पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ी तो हम बदलाव के लिए भी तैयार हैं। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दो टूक शब्दों में कहा कि भारत और इसकी सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। देश के नागरिकों को सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अग्निवीर योजना की आलोचना पर एक सवाल का जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे सवालों का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आवश्यक हुआ तो उनकी सरकार अग्निवीर भर्ती योजना में परिवर्तन करने के लिए भी तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा है कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। सेना में युवावस्था होनी चाहिए। मुझे लगता है कि युवा अधिक उत्साही हैं, वे अधिक तकनीकी प्रेमी हैं। हमने इस बात का उचित ध्यान रखा है कि उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। जरूरत पड़ी तो बदलाव भी करेंगे। युवा प्रोफाइल के लिए हर कोई स्वीकार करेगा कि सशस्त्र बलों को ऐसा करना चाहिए। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों की हत्या, जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा झटका, क्या खटाई में पड़ेगा सीपीईसी। दरअसल बता दें, पाकिस्तान में चीन के पैसों से चलने वाले प्रोजेक्ट सीपीईसी पर विद्रोहियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। ये हमले खासतौर पर चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किया जा रहा है। हाल ही में ऐसे ही एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई थी। ऐसे में विशेषज्ञों को आशंका है कि पाकिस्तान में सीपीईसी पर बढ़ते हमले से इसकी फंडिंग पर ब्रेक लगने का खतरा है। इसके अलावा चीन का पाकिस्तान पर अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर दबाव बढ़ने की भी आशंका है। इस्लामाबाद से लगभग 270 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बेशम में मंगलवार को एक आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियर और उनके पाकिस्तानी ड्राइवर की मौत हो गई थी। आप सभी जानते ही हैं, और ये एक हफ्ते में तीसरी बड़ी घटना है। वहीं आपको बता दें, इस हमले में मारे गए चीनी इंजीनियर चीन समर्थित 4320 मेगावाट बिजली उत्पादन विकास दासू जल विद्युत परियोजना के लिए जा रहे थे। हिंसा के मद्देनजर 4.2 अरब डॉलर की परियोजना पर निर्माण कार्य निलंबित कर दिया गया था। जी हाँ, चीन ने बार बार पाकिस्तान से अपने नागरिकों और निवेशों की सुरक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने का आग्रह किया है, जिसकी नकदी की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान को सख्त आवश्यकता है। पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने बेशम हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मांग की है कि इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। तो वहीं चीन के सेना तैनात करने वाले फैसले में दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान चाहकर भी ड्रैगन को मना नहीं कर पाएगा। जी हाँ, इस मामले में यह सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान में चीनी सैनिक भी तैनात हो सकते हैं और पाकिस्तान किसी भी कीमत पर शहबाज शरीफ मना नहीं कर पाएगा चाइना को। पाकिस्तान के आगे आर्थिक मंदी वाली मजबूरी है। पाकिस्तान अगर चीन के फैसले को मना करता है तो उसको पता है कि उसका अंजाम कितना बड़ा हो सकता है। चीन पाकिस्तान की तमाम आर्थिक मदद पर रोक लगा सकता है और शहबाज शरीफ वैसे ही देश की आर्थिक स्थिति को लेकर रोते रहते हैं, और चीन अगर आर्थिक मदद पर रोक लगा देगा तो शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पाकिस्तानी जनता शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देगी। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफलता पर प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्जियम समकक्ष को दी बधाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू को परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी के लिए उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के मध्य संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोस्ट किया कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डे क्रू से बात की। ब्रुसेल्स में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की सफलता पर उन्हें बधाई दी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, बेल्जियम की अध्यक्षता में भारत ईयू साझेदारी को आगे बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान किया। साथ ही साथ कनाडा सरकार का सबसे बड़ा झटका, अगले महीने से लोगों को मजबूरन देना पड़ेगा ये अजीब टैक्स। दरअसल कनाडा सरकार ने नागरिकों को बड़ा झटका दिया है। कनाडा में अब उत्पाद और सार्वजनिक संपत्ति के अलावा नया और अजीब रेन टैक्स शुरू होने जा रहा है। इसकी घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर की गई है। इस अजीबो गरीब टैक्स से लोगों का गुस्सा भड़क गया है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साल 2017 में कनाडा सरकार ने भी इस टैक्स के बारे में बात की थी। टोरंटो के मेयर जॉन टोरी की समिति ने इस संबंध में मतदान भी किया, लेकिन वर्षा कर के पक्ष में यानी रेन टैक्स के पक्ष में कम मतदान के कारण ये कर टैक्स नहीं लगाया जा सका। नेक्स्ट खबर बता दें, चीन ने ऑस्ट्रेलिया शराब पर लगा भारी शुल्क हटा दिया। जी हां, चीन ने 3 साल पहले ऑस्ट्रेलियाई शराब पर लगाए गए शुल्क को हटाने की बृहस्पतिवार को घोषणा कर दी। चीन का ये कदम दोनों के बीच संबंधों में सुधार का संकेत है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि यह फैसला शुक्रवार से प्रभावी होगा। चीन ने राजनयिक तनातनी के बाद 2020 में ऑस्ट्रेलियाई शराब पर भारी शुल्क लगा दिया था। इससे ऑस्ट्रेलिया शराब बाजार को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई शराब का भारी मात्रा में चीन को निर्यात किया जाता है। साथ ही साथ एशिया में घुसा तुर्की का टाइगर टैंक, क्या हो सकता है बड़ा प्लान। दरअसल तुर्की लगातार एशिया में अपनी पैठ मजबूत करता जा रहा है। अभी तक तुर्की सिर्फ ड्रोन की सप्लाई करता था, लेकिन अब तुर्की मेड टैंक भी एशिया में आने लगे हैं, यानी तुर्की का बना हुआ टैंक भी एशिया में आने लगा है। हाल ही में इंडोनेशियाई सेना ने तुर्की के टैंक को अपनी सेना में शामिल किया है। तुर्की स्थित इंडोनेशिया के दूतावास ने घोषणा करते हुए बताया कि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ब्रपोवो सुबियांतो ने तुर्की मेड टैंक 10 टैंकों को अपनी सेना में शामिल किया है। इस टैंकों को कपलान या
टाइगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट खबर बता दें, मलेशिया के किंग ने आखिर क्यों दी चेतावनी, कहा अल्लाह के नाम पर फायदा ना उठाएं। दरअसल मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में अल्लाह मोजे स्कैंडल को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल मलेशिया के एक सुपरमार्केट में बेचे जा रहे मोजे पर अरबी में अल्लाह लिखा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह लिखे हुए मोजे की 5 जोड़ी की बिक्री हुई। इस घटना के सामने आने के बाद उसे मलेशिया के एक खास समुदाय में आक्रोश है। इस मामले को लेकर मलेशिया के एक नेता को जान से मारने की भी धमकी दी गई। वहीं सुपरमार्केट की एक ब्रांच पर पेट्रोल बम से हमला करने का भी प्रयास किया गया है, जिसके बाद मलेशिया के किंग सुल्तान इब्राहिम ने इस विवाद का फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मामले के सामने आने के बाद मलेशिया के किंग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से आह्वान किया है कि वे अल्लाह शब्द वाले मोजों की बिक्री पर जारी विवाद का फायदा उठाना बंद करें। साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें, पीओके कार्यकर्ता ने जम्मू कश्मीर में बेहतर जीवन स्थितियों की सराहना। जी हां, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के लिए राष्ट्रीय समानता पार्टी यानी NEP JK GBL के अध्यक्ष प्रोफेसर सज्जाद राजा ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में रहने वाले लोगों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में रहने वाले लोगों के बीच एक आश्चर्यजनक तुलना की। एक इंटरव्यू में के दौरान प्रोफेसर राजा ने दोनों क्षेत्रों के बीच विकास, सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था में विशाल अंतर पर जोर दिया। पीओके और जीबी के निवासियों की गंभीर स्थिति पर दुख जताया। उन्होंने पीओके के अस्पतालों और प्रयोगशालाओं जैसे बुनियादी सुविधाओं की कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिससे निवासियों को रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे दूर के शहरों में चिकित्सा देखभाल लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा प्रोफेसर राजा ने कहा, यह एक तथ्य है कि 370 के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, अधिक विकास हुआ है और अधिक अखंडता हुई है। मैं तो कहूंगा कि 370 के बाद लोगों को वो अधिकार मिले हैं जो पहले नहीं थे, लेकिन पीओके से राज्य का विषय होने के नाते हम बहुत खुश हैं कि ये 370 चला गया। बहरहाल वाकई में जम्मू कश्मीर में बेहतर जीवन स्थितियों की सराहना करते हुए भारत सरकार की सराहना की गई है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों का रिकॉर्ड रखने के लिए भारत ने लॉन्च किया डेटाबेस। GOF की बैठक में हुआ ऐलान। दरअसल भारत ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में काम करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च किया है। भारत की यूनाइटेड नेशन दूत रुचिरा कंबोज ने इसकी जानकारी दी है। डेटाबेस की लॉन्च की घोषणा मंगलवार को भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच उच्च स्तरीय बैठक में हुई। रुचिरा कंबोज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यूनाइटेड नेशन के शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में काम करने के लिए एक नया डेटाबेस लॉन्च करके बहुत खुशी हो रही है। साथ ही साथ बता दें, सीमा सचिन मामले में कोर्ट ने जेवर पुलिस को भेजा नोटिस, 18 अप्रैल तक मांगा है जवाब। जी हां, पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन मुश्किलों का कारण और कोई नहीं बल्कि सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति हैं। पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर के वकील सूरजपुर कोर्ट पहुंचे। वकील द्वारा सूरजपुर कोर्ट में सीमा पति सचिन और पिता नेत्रपाल के खिलाफ FIR दर्ज करने को लेकर अर्जी दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने जेवर पुलिस को नोटिस जारी कर 18 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही गुलाम हैदर द्वारा 20 के करीब धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की अपील भी की गई है। गुलाम हैदर के वकील मोमीन ने कोर्ट में इसको लेकर अर्जी लगाई है। अगली खबर की बात करें, जहां पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से हुई मौत। बांदा जेल में बिगड़ी थी तबीयत। बता दें, बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। गुरुवार शाम करीब 8:30 बजे मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ी थी। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। तुरंत ही 9 डॉक्टर्स की टीम तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, लेकिन डॉक्टरों के काफी प्रयास के बाद कार्डियक अरेस्ट से मुख्तार की मौत हो गई। रात करीब 10:30 बजे प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना सार्वजनिक की। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, SP अंकुर अग्रवाल, कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मंडलीय कारागार पहुंचे थे। करीब 40 मिनट तक अधिकारी जेल के भीतर ही रहे। इसके बाद मुख्तार को एम्बुलेंस से मुख्तार को मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मऊ, गाजीपुर में फ्लैग मार्च कर रही है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मेडिकल कॉलेज और बांदा जेल के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। डॉक्टरों का 3 पैनल मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम करेगा। उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी हाँ, बताया जा रहा है कि बैरक में मुख्तार अंसारी अचानक बेहोश होकर गिर गया था। इससे पहले मंगलवार 26 मार्च को भी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जी हाँ, ऐसे में मुख्तार अंसारी के घर के बाहर काफी ज्यादा मात्रा में समर्थक जुटे हैं, जहां पर यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दिया गया है। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सांसद ST हसन का टिकट कटने पर ओवैसी का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा आप केवल दरी बिछाते रहे। जी हाँ, मुरादाबाद से मौजूदा सांसद
एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को सभा प्रत्याशी बनाने पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव को सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए। ओवैसी ने यहाँ तक कहा है कि वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उनके लिए दरी बिछाते रहे और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहे। ओवैसी ने एसटी हसन का टिकट काटने को मुस्लिमों की सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की साजिश भी करार दिया। ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एसटी हसन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा था कि आपके नेता यानी अखिलेश यादव आपको बी फॉर्म नहीं देंगे। आपने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। हमारी गुफ्तगू के दौरान इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। आपके नेता को सिर्फ आपका यानी मुस्लिम समाज का वोट चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए दरी बिछाते रहें और भैया पर जवानी कुर्बान करते रहें। ओवैसी ने यह भी कहा कि ये अक़लियतों के सियासी नुमाइंदगी को खत्म करने की एक साजिश है, लेकिन इंशाल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये बयान थे ओवैसी के। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, सीजेआई चंद्रचूड़ को 600 वकीलों की चिट्ठी पर पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। कहा, डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। जी हां, देश भर के करीब 600 नामी गिरामी वकीलों द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी गई, जिस पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा है कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा समेत अनेक वकीलों ने सीजेआई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि एक निहित स्वार्थ वाला समूह बेकार के तर्क और घिसे पिटे राजनीतिक एजेंडा के आधार पर न्यायपालिका पर दबाव डालने और अदालतों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। जी हां, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वकीलों की चिट्ठी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बड़ा कटाक्ष किया है। साथ ही साथ अगली खबर आपको बता दें, जहां पर झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका। 5 बार सांसद रह चुके सीनियर नेता कांग्रेस में हुए शामिल। आखिर इन्होंने क्यों छोड़ी बीजेपी, बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले झारखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 5 बार सांसद रह चुके पार्टी के एक सीनियर नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। गुरुवार को राम टहल चौधरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। भाजपा के टिकट से राम टहल चौधरी रांची लोकसभा सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में भाजपा ने उनका टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद वो भाजपा से अलग हो गए थे। गुरुवार को वो कांग्रेस में शामिल हो गए। साथ ही अगली खबर बता दें, शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए बॉलीवुड एक्टर गोविंदा मुंबई नॉर्थ वेस्ट से लड़ सकते हैं चुनाव। जी हां, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उन्हें खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना की सदस्यता दिलवाई। माना यह जा रहा है कि गोविंदा मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। खबरों के मुताबिक गोविंदा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के टिकट पर उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट से शिवसेना यूबीटी के अनमोल कीर्तिकार के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं, जो शिंदे खेमे से मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकार के बेटे हैं। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, मनरेगा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। मनरेगा की मजदूरी में बम्पर बढ़ोतरी, इतने करोड़ लोगों को होगा फायदा। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी का रेट बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए मनरेगा योजना के तहत मजदूरी के में औसतन 28 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। वित्त वर्ष 2025 में अभी औसतन 289 रुपए है, जबकि बीते फाइनेंशियल ईयर में इसका औसत 261 था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। मनरेगा मजदूरों के लिए नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2024 से लागू की जाएंगी। जी हाँ, ऐसे में किस राज्य में कितनी मनरेगा की दरें बढ़ेंगी दोस्तों हमने स्क्रीन पर दिखा दिया, आप देख ही पा रहे हैं, पूरी लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मनरेगा स्कीम है क्या, जिनको नहीं पता, दरअसल मनरेगा भारत सरकार की रोजगार गारंटी योजना है। ये दुनिया की सबसे बड़े रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इसका संचालन किया जाता है। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। इसकी शुरुआत साल 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने की थी। तो वहीं इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी जी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मनरेगा श्रमिकों को बधाई, प्रधानमंत्री ने मजदूरी 7 रुपए बढ़ाई। जी हाँ, मुद्दा चाहे कोई भी हो, विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ता केंद्र सरकार को घेरने का, खासकर मोदी जी को घेरने का। इस बार भी राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बौखलाहट में एक बयान दिया है मनरेगा से जुड़ी। जहां मनरेगा में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मनरेगा श्रमिकों को बधाई होगी, प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूरी 7 रुपए बढ़ा दी है। अब शायद वो आपसे पूछें क्या कीजिएगा आप इतनी बड़ी धनराशि का, और 700 करोड़ खर्च कर आपके नाम पर धन्यवाद मोदी का अभियान भी शुरू कर दें। यानी कि पूरे तरीके से टॉन्ट मारने की कोशिश की है राहुल गांधी ने, कटाक्ष किया है पीएम मोदी जी पर इस मुद्दे पर। तो वहीं आपको बता दें, पलवल के इन 5 स्कूलों में लग सकता है ताला, गैर मान्यता से कर रहे हैं ये दाखिला, गेट पर जानकारी देने के आदेश। जी हाँ, हरियाणा के पलवल जिले में शिक्षा विभाग ने गैर मान्यता प्राप्त 5 स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी कर स्कूलों को ये सूचना दे दी गई है। जी हाँ, वो 5 स्कूल हैं। KLM हाई स्कूल जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज्ञान सरोवर,
एसडीपी स्कूल, शिव पब्लिक और एसपीएस स्कूल शोलाका। जी हाँ, तो वहीं अंतिम खबर आपको बता दें, जहां सुकन्या समृद्धि पीपीएफ पर नया अपडेट, अप्रैल जून तिमाही में किस पर कितना ब्याज, आपको बता दें सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ समेत छोटी बचत स्कीमों को लेकर नया अपडेट आया है। सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब यह हुआ कि सार्वजनिक भविष्य निधि यानी पीपीएफ पर पहले की ही तरह 7.1% ब्याज मिलता रहेगा। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना यानी एसएसवाई के तहत जमा पर 8.2% ब्याज मिलेगा। तो वहीं 3 साल के पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज की दर 7.1% ही रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल से भी ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।